अब थोड़ा इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स वाला टॉपिक जो कि हमारा एप्लीकेशन है सेट्स का। थोड़ा से अंडरस्टैंड करिएगा, बहुत आसान टॉपिक है और आसानी से आपको समझ भी आएगा। एक बार इसका थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, देन उसके बाद हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक सेट है मेरा ए और एक सेट है मेरा बी। अब जब मैं सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं और उसको फॉर्मुलाइज करूं, तब देखिए किस तरीके से कह सकता हूं। मैं कहूं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना होगा, ए यूनियन बी जब मैं कर दूंगा तो उसके बाद उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, कैसे मैं लिख सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब देखिए जब मैंने ये किया इसके बाद हुआ क्या, दोनों के जो कॉमन एलिमेंट थे वो तो एडिशन में आ जाएंगे नंबर्स में, सेट की डेफिनेशन भी गलत हो जाएगी। तो यूनियन में तो वो डुप्लीकेसी हट चुकी थी। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी करूंगा, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट थे वो 2 बार ऐड हो जाएंगे, जबकि मुझे एक ही बार ऐड करना था उन्हें। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, उसमें से जो दोनों के कॉमन एलिमेंट जो 2 बार ऐड हो चुके हैं उनको एक बार मैं हटा दूंगा। समझ पाए आप इस चीज को? ग्राफ के थ्रू अगर आप इसे अंडरस्टैंड करें, सबसे पहले मैंने क्या किया, ए के सारे एलिमेंट्स को ऐड कर लिया था। उसके बाद मैंने क्या किया, बी के सारे एलिमेंट्स को ऐड कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो मेरा बीच वाला पार्ट है, कॉमन दोनों का जो पार्ट है, ये एक बार एक्स्ट्रा ऐड हो गया, जिसकी वजह से मुझे उसे हटाना पड़ा थ्रू दिस स्टेटमेंट। समझ पाए? तो ये एक फॉर्मूला है आपका ए यूनियन बी का, कि जब आप दो सेट्स को यूनाइट करते हैं तो उसके बाद उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेम वे, अब अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, इसका दूसरा फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं और क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट व्हेन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए अलोन प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए मतलब बी अलोन प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड बी आर सेम। ध्यान से देखिए इसको, अगर यहाँ पे समझना चाहें, इसके लिए ऐसे ही एक छोटा सा बना लेते हैं। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो मेरा ये वाला पार्ट है इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो मेरा ये वाला पार्ट है, कॉमन वाला पार्ट, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तीनों को ऐड करने से एक्चुअली यूनियन ही आया। अब यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चंस किस तरीके के हैं, आप उसके हिसाब से आप फॉर्मूलाज लेके आएंगे। फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस वेन डायग्राम बनाइए, उसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि मेरे को गिवन क्या है और मैं उसी हिसाब से अपना एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। फॉर्मूला इसमें याद रखने की जरूरत नहीं होती है, आप वेन डायग्राम से पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या बोलना चाहते हैं लोग। समझ पाए आप इस चीज़ को? ये था जब मैं 2 को यूनाइट कर रहा हूँ। व्हाट इफ मैं 3 के बारे में बात करूँ, 3 सेट के बारे में, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब जब मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे पास 3 सेट है, मैं यार यूनिवर्सल नहीं बना रहा, वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे छोड़ रहा हूँ मैं आपकी कि यूनिवर्सल तो होगा ही होगा। लेट से एक सेट है ए, एक सेट है बी और एक सेट है आपका सी। अब जब मैं तीनों का यूनियन निकालूं, कि मैं क्या कह रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट व्हेन ए यूनियन बी यूनियन सी हैपन्स, कि तीनों का जब यूनियन होगा तब उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। ठीक, थोड़ा ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जब मैंने ए के नंबर ऑफ एलिमेंट को इंक्लूड किया तो मैंने क्या किया, ए के अलोन के अलावा मैंने इस वाले पार्ट को भी ज़्यादा ले लिया, इस वाले पार्ट को मैं ऑलरेडी ले गया। अब जब मैंने बी को इंक्लूड किया
तब मैंने क्या किया, बी के इस पार्ट के अलावा भी मैंने इस पार्ट को प्लस इस पार्ट को प्लस इस पार्ट को इस पार्ट को प्लस इस पार्ट को इंक्लूड कर लिया। अब जब मैंने सी को इंक्लूड किया यहाँ पे, तब मैंने क्या किया, सी के इस वाले पार्ट के अलावा मैंने इस पार्ट को और इस पार्ट को एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लिया। अब देखिए ध्यान से, अब जो एक्स्ट्रा में मैंने ऐड कर लिया उन सबको हटाना भी पड़ेगा। उन सबको हटा कैसे सकते हैं, अब देखिए जब मैं ए को मैंने बी के संग यूनाइट किया तो ए वाला और बी वाला पार्ट कुछ कॉमन आ गया, तो इसका मतलब ए और बी का जो कॉमन पार्ट है उसे हटा देंगे। लेकिन ए और बी का जो कॉमन पार्ट जब हम हटाएंगे तो आप ध्यान से देखिए, इन तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो ए और बी का भी कॉमन पार्ट है, वो भी हटेगा। वो एक बार हट चुका है और ऐड कितनी बार हुआ है, वो 3 बार ऐड हुआ है। एक बार मैं हटा चुका है इससे, सेकेंड टाइम मैं जब बी इंटरसेक्शन सी के थ्रू हटाऊंगा तो वो तीनों का कॉमन पार्ट दूसरी बार हट गया, माइनस मैं जब बी इंटरसेक्शन ए का हटाऊंगा तो वो तीसरी बार हट गया। तो एक्चुअली वो हट ही गया, अब वो बचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो 3 कलर ओवरलैप हुए। अब तीनों को मैंने एक एक करके हटाया, अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो खाली है, वो मैंने इंक्लूड ही नहीं किया एक तरीके से। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, वो वाले पार्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इंक्लूड कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ पे आप इस चीज को। जब मैंने ये किया तो मैंने एक्चुअली क्या किया, ए और बी का जो कॉमन पार्ट था जो 2 बार आ गया था उसमें से एक बार हटाया। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ, इसके 3 पार्ट थे, 3 कलर्स थे। अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट टाइम क्या था, रेड, सेकेंड टाइम देखें तो वो ब्लू था, थर्ड टाइम देखें तो वो ग्रीन था। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने रेड हटाया तो रेड मेरा वहां से हट गया, और फिर उसके बाद सेकेंड टाइम जब मैंने ब्लू वाले को हटाया, ब्लू वाले की वजह से मेरा क्या हुआ, ये वाला पार्ट तो हटा, एक्स्ट्रा जो ओवरलैपिंग था, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, ब्लू वाला भी एक जो तीनों का कॉमन था वो हटा दिया। सेम जब मैंने ग्रीन वाला अप्लाई किया, ये वाला तो हटा, इसमें से 2 ओवरलैप थे ना, तो ऊपर का एक हट गया, एक ही बार हो पाया, वो डुप्लीकेसी हट गई वहाँ की। लेकिन जो यहाँ पे आखिरी लेयर थी ग्रीन की वो भी हट गई, इस वजह से वो इंक्लूड ही नहीं हो पाया जो तीनों का कॉमन पार्ट था, इसीलिए मुझे उसको ऐड करना पड़ा आखिरी में। समझ पाए आप इस चीज़ को। इसीलिए मैं कह रहा था वेन डायग्राम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करवाता है इन चीज़ों को। अगर आप वेन डायग्राम समझते हो तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो इन चीज़ों को। अब देखिए, अगर सेट तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, किस तरीके से अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डील करना है सेट्स का तो आप डील करते हो। अब इसी चीज़ को अगर मैं देखना चाहूँ यार, इसके एग्जाम्पल कैसे बनते हैं। लेट्स से मैंने आपसे कहा कि एक कॉलोनी है 200 लोगों की, उस 200 लोगों की कॉलोनी में 3 टाइप के अखबार बंटते हैं, ABC, अखबार ए, अखबार बी, न्यूज़पेपर ए, न्यूज़पेपर बी या न्यूज़पेपर सी। तो उस कॉलोनी में न्यूज़पेपर ए पढ़ने वाले 100 बंदे हैं, न्यूज़पेपर बी पढ़ने वाले 50 बंदे हैं, न्यूज़पेपर सी पढ़ने वाले 80 बंदे हैं। 80 लोग न्यूज़पेपर सी पढ़ रहे हैं। अब देखिए तीनों का सम करें तो 200 से ज़्यादा हो रहा है, जबकि सोसाइटी में तो 200 ही लोग रह रहे हैं। अब यहाँ पे कैच पॉइंट आता है, अब यहाँ पे कुछ लोग हैं, लेट से 20 लोग हैं जो ए और बी दोनों पढ़ रहे हैं, 10 लोग हैं जो ए और सी पढ़ रहे हैं, 5 लोग हैं जो बी और सी पढ़ रहे हैं, दोनों अखबार पढ़ रहे हैं, और 4 लोग ऐसे हैं जो तीनों ही अखबार पढ़ रहे हैं। ये टोटल एक सिनेरियो बन गया। वैसे नंबर मेरा हो सकता है ऊपर नीचे हो, मैं जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इन जैसे एग्जाम्पल्स में हम इसका यूज़ करते हैं कि अब यहाँ पे लेट से मेरे को पता लगाना है, मेरे को नहीं पता तीनों में कौन से कितने ऐसे बंदे हैं जो तीनों अखबार पढ़ते हैं, और मुझे पता लगाना है। और मुझे ये पता है इस कॉलोनी में 200 अखबार बट रहे हैं, तो मुझे कैसे पता लगाऊँ मैं इस चीज़ का। तो वो इन फार्मूलाज के थ्रू आप आसानी से पता लगा सकते हो कि जब ये सिचुएशन सिनेरियो बन रहा है तो आप इसके थ्रू, ये पैटर्न बना हुआ है और आप ये आसानी से निकाल पाओगे। तो इन जगहों पे इसका यूज़ बहुत होता है, और आपके क्वेश्चन भी इन्हीं से बनेंगे। सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो यही है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट के एप्लीकेशंस के ऊपर। समझ पे आप इस चीज़ को। ये तो था देखिए सिंपल, ऑपरेशंस ऑन सेट हमने देखा, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट देखा, उसके फॉर्मूलाज देखे। अब इसके बाद एक फाइनल हम देखते हैं नोटेशंस,
किस तरीके से नोटेशंस होती हैं हमारी। थोड़ा अगर इसे हम ध्यान से समझें कि यार सेट में प्री डिफाइंड नोटेशंस, जैसे रियल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं कहना चाहूँ रियल नंबर को हम आर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, कि आर मेरे को क्या बताता है, रियल नंबर्स। जब भी आपको वो आर लिख के भेजे, आपको कहे कि x बिलोंग्स टू आर, तो मतलब आप समझ जाइए x इज अ रियल नंबर। और व्हाट इज रियल नंबर, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी आपने ज़िंदगी में नंबर्स पढ़े हैं या सुने हैं या नहीं भी सुने हैं, जो हमारे रियल नंबर सिस्टम मौजूद है, सारे नंबर्स को हम रियल नंबर की कैटेगरी में डाल देते हैं। पॉइंट्स भी, डेसिमल भी, होल भी, सारे ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ये हमारे रियल नंबर है। अब इसी में ही कैटेगरी बन जाती है कि पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर तो 0 टू इन्फिनिटी, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर, ऊपर छोटा सा पावर की जगह पे प्लस लगा देते हैं। सेम अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना हो नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 0 बट 0 नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि 0 ना प्लस की कैटेगरी में आता है, पॉजिटिव की कैटेगरी में। आपने सुना होगा, हम कहते हैं ना कि यार लॉस ना कमाना, लॉस ना लेना भी एक कमाना ही होता है, कि आपको लॉस नहीं हुआ तो आपने कुछ गवाया नहीं, आपने कमाया ही एक तरीके से, क्योंकि जो आपकी कैपिटल थी वो नहीं गई। तो 0 भी एक काइंड ऑफ पॉजिटिव ही माना जाता है। तो इसलिए आर प्लस की मैं रेंज अगर बात करना चाहूँ, मैं क्या कहूँगा, माइनस इन्फिनिटी से, गलत हो गया, 0 से, जिसमें 0 इंक्लूड है, टू इन्फिनिटी। अब नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए वही पावर में हल्का सा माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस इन्फिनिटी से 0 बट 0 नॉट इंक्लूड। ये हो गया रियल नंबर का नोटेशन। सेम एज हम और भी नोटेशंस करते हैं, जैसे कि n हो गया हमारा, n को हम लिखते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे होल नंबर्स, 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे होल नंबर, होल नंबर मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से, 0 नहीं होता इसमें। 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं सब होते हैं होल नंबर्स। अब होल नंबर की बात करें, होल नंबर्स कहाँ से होते हैं, वो 0 से आपके इन्फिनिटी तक जाने वाले जो नंबर हैं 0 इंक्लूडेड, उनको हम कहते हैं होल नंबर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। W से हम रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को। तो होल नंबर का ही पार्ट है नेचुरल नंबर, बस होल नंबर में एक नंबर एक्स्ट्रा है विच इज़ 0, और बाकी नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे होल नंबर्स। सेम हम यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँ इंटीजर्स की, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। इंटीजर्स क्या हो गए, होल नंबर्स अगेन, बट माइनस वाले भी इंक्लूड कर लो। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जितने भी होल नंबर्स हैं, क्योंकि होल नंबर पॉजिटिव में काउंट होते हैं, माइनस वालों को हम होल नंबर नहीं कहते, लेकिन उनको इंटीजर बोलते हैं हम। नेगेटिव होल नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। तो ऑल इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सारे जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, माइनस के भी प्लस के भी, उन सबको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। अब इसकी भी कैटेगरी हैं 2, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो गए, 0 से इन्फिनिटी ऑल होल नंबर्स, और आपके नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हो गए, माइनस इन्फिनिटी से 0 0 नॉट इंक्लूड। ये हो गए आपके होल क्या, इंटीजर्स। सेम आपका एक और नोटेशन है आपकी रैशनल नंबर, उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जिसमें Q कभी भी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये चीज़ हमें याद रखनी होती है, बस P/Q फॉर्म होगी जिसमें Q 0 नहीं होगा। तो ऐसी सारी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। ऑल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, या तो आइदर भी रैशनल होगा या फिर इरैशनल होगा। रैशनल वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो और वो बने रहे। उसके बाद इरैशनल नंबर को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इरैशनल नंबर को समझते हैं, रैशनल अपने आप आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। इरैशनल नंबर कौन से होते हैं, वो भी P/Q फॉर्म में होते हैं, लेकिन रैशनल नंबर P/Q फॉर्म को छोड़ सकता है, इरैशनल नहीं छोड़ सकता। इरैशनल को आप P/Q की फॉर्म में से हटा नहीं सकते, उसको नॉर्मल एक सिंगल फॉर्म में मतलब Q फॉर्म में नहीं ला सकते। लेट से P/Q को अगर मैं रिजल्ट निकालूं, लेट से मैं उसका कह रहा हूँ रिजल्ट आ रहा है A, तो आप इरैशनल को A की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे कभी भी। रैशनल को कर लेंगे, इरैशनल को नहीं कर पाएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है 22/7 पाई की वैल्यू।
3.14 ऐसे चलती जाएगी, रुकेगी कभी भी नहीं। तो ऐसे नंबर्स इर्रेशनल नंबर होते हैं, ये कभी कंप्लीट नहीं होते, इनको पी बाई क्यू फॉर्म में ही हमें मेंशन करना होता है। और आपका इर्रेशनल नंबर कौन से, ये इर्रेशनल की बात कर रहा था मैं, रैशनल नंबर हमारे कौन से हो गए, जो पी बाई क्यू फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, और उनके एज अ रिजल्ट, लेट से ए अगर उनका रिजल्ट है तो ए की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जो ए की फॉर्म में कन्वर्ट हो पाए। पी बाई क्यू में लिखे तो जाते हैं बट ए में कन्वर्ट हो पाए, ऐसे सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। और जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हैं और वो कभी ए की फॉर्म में कन्वर्ट ना हो पाए, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। और सेट्स के लिए हम रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और रैशनल नंबर्स, क्योंकि इसको ऐसा बोला गया, जो भी मैं नोटेशंस आपको बता रहा हूँ कैसी नोटेशंस हैं, कि इन्होंने बना दिया कि यार जितने भी रैशनल नंबर हैं उनको एक सेट में डाल दो और उस सेट का नाम होगा क्यू, और जितने भी इर्रेशनल नंबर है इस दुनिया में सबको एक सेट बनाओ, उस सेट का नाम है आई, और ये आई इज़ अ प्री डिफाइंड सेट। जब भी वो लोग डायरेक्ट आई का यूज़ करेंगे तो समझने की जरूरत है हम वो किसकी बात कर रहे हैं, इर्रेशनल नंबर के बारे में। ज़्यादातर तो बताया जाता है, लेकिन समटाइम्स वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जब मैं z लिख रहा हूँ तो आप अंडरस्टूड कर लें कि मैं इंटीजर की बात कर रहा हूँ, जब मैं q लिख रहा हूँ तो आप अंडरस्टूड कर लें मैं रैशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, वो ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। n लिखे तो आप समझ जाएं नेचुरल नंबर की बात हो रही है, क्योंकि देखिए जो मेरा सेट्स है और इसका अगला जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ये ऐसी जगह चीज़ें हैं कि इसमें आपको ना राइटिंग में ही कंफ्यूज कर सकते हैं लोग, इसमें नोटेशंस में ही कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नहीं यार, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि हम कहते हैं ना, हमारी रियल लाइफ में हम कुछ भी सेंटेंस बोलते हैं, हर सेंटेंस का ना आप लूप होल निकाल के उसका दूसरा मीनिंग कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देखते हो यार, जो डेफिनेशंस है हमारी मैथमेटिक्स में जो दी जाती हैं, ये डेफिनेशंस ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, मुश्किल लगती हैं, और बड़ी खतरनाक भाषा में भी लिखी जाती हैं। कई बच्चे कहते हैं सिंपल भी तो लिख सकते थे, लेकिन अगर आप ध्यान से समझे उसे सिंपल क्यों नहीं लिखा गया। सिंपल भाषा में लूप होल्स होते हैं, एक बात के 10 मतलब बन सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने टेक्निकल भाषा में वो जो डेफिनेशन लिखी है उसका दूसरा मतलब नहीं जनरेट हो पाता, वो सिंगल मीनिंग ही रहता है पूरे सेंटेंस का। इसीलिए ये लोग उस टेक्निकल भाषा में डेफिनेशंस दी जाती हैं, ताकि कोई पढ़ के इसे दूसरा मीनिंग इसका ना निकाल ले। समझ पाए आप, इसीलिए वो मुश्किल भाषा लगती है आपको, क्योंकि उसका मीनिंग ही एक है, उसका डबल मीनिंग कोई हो ही नहीं सकता, सिंगल मीनिंग ही होगा। बाकी जो हम नॉर्मल भाषा बोलते हैं उसके डबल मीनिंग बन सकते हैं, बंदे लूप होल निकाल लेते हैं, लेकिन इसका मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे, तभी वो चीज़ डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल फील कराती है आपको। वो इसीलिए बनाई जाती है ताकि उसके डबल मीनिंग ना बने। समझ पाए आप इस चीज़ को। तो ये हमारी बेसिक नोटेशंस हो गई। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं, जैसे कि हम बात करते हैं, मैंने इस बारे में बताया नहीं आपको, लेट से 2 सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी, बोथ आर, जब सेट ए और सेट बी दोनों क्या हो, अलग अलग सेट हो, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तो ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट भी बोलते हैं। दो ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। सेट ए और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है डिसजॉइंट सेट का, कि सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट। समझ पाए आप इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है सेट्स का। सेट्स में हमने अच्छे से एक बार समराइज करते हैं फाइनल कि क्या क्या है सेट्स में। सबसे पहले हमने समझा सेट होता क्या है, उसके बाद हमने देखा सेट को कितने तरीक़ों से हम डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद हमने देखा सेट्स के क्या क्या टाइप्स हैं, उसके बाद हमने देखा कि दो इक्वल सेट को किस तरीके से हम इक्वल सेट कह सकते हैं, दो सेट अगर इक्वल हैं तो कैसे उन्हें मेंशन करते हैं। उसके बाद हमने देखा कुछ स्पेशल टाइप के सेट, कि स्पेशल टाइप के सेट कैसे होते हैं। उसके बाद हमने वेन डायग्राम के बारे में समझा, और उसके बाद हमने ऑपरेशंस को देखा, किस तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन, आपका इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, और आपका सब्ट्रैक्शन डिफरेंस, और आपका फाइनल इज कॉम्प्लीमेंट। ये 4 हमने ऑपरेशंस देखे। उसके बाद हमने क्या देखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के फार्मूलाज, किस तरीके से वेन डायग्राम को तो नंबर ऑफ एलिमेंट के फार्मूलाज हम खुद ही ड्राइव कर सकते हैं, हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हमने प्री डिफाइंड सेट देखा, जो प्री डिफाइंड नोटेशंस है सेट की वो कैसे डिफाइन की गई हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने सारे एक्सपेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ आपको समझ नहीं आया है, समझने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट में जाके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक रील नहीं तो शॉर्ट हम आपके लिए अवेलेबल करा देंगे, ताकि अगर आपको कोई डाउट है तो वो चीज़ आप वहाँ से कंप्लीट कर सकें।
बाकी कोशिश यही रखेंगे, हमने कोशिश यही रखी कि जितना पॉसिबल हो सकता है समझाया जाए। बाकी आप अच्छे से पढ़ें, टेक्स्ट को भी पढ़ें, बुक का जो टेक्स्ट होता है। बाकी हमने नोट्स भी रेडी किए हैं, नोट्स भी आप डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हैं। कमेंट में आपको मिल जाएगा उनका लिंक, वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो वो चीज़ भी आप करें, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नोट्स वगैरह अच्छे से इसको कवर अप करके टॉपिक्स को, फिर हम क्वेश्चंस वगैरह पे आएँ तो हमको ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, क्योंकि टॉपिक्स हमको अच्छे से अंडरस्टूड होगा तो क्वेश्चंस हम देखेंगे तो बस हमको ये समझना पड़ेगा सामने वाला पूछना क्या चाहता है, क्योंकि हमको तो पता है। टॉपिक समझने के बाद हमने ये समझ लिया भाई है क्या, बस सामने वाले का समझने की ज़रूरत है, वो पूछना कैसे चाह रहा है, आंसर आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो इसके बाद हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के लिए हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।